हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आपकी फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और मैं हट जाता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, जो कि है हमारा ट्रांसफार्मर। क्या है ट्रांसफार्मर? ये डायग्राम मैंने बनाया है बहुत अच्छे से, आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही होती हैं, ट्रांसफार्मर की जो विधि होती है उस वो करता क्या है ना, उसका कार्य सिद्धांत क्या है, मैं पूरा इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा। तो आपको बस वीडियो को समझते जाना है और बीच में मैं आपको नोट्स भी समझा दूंगा कि नोट्स के अंदर क्या क्या लिखना है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि बेल आइकन को दबाओगे तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, तो देखिए ट्रांसफार्मर, हमें किसको समझना है? ट्रांसफार्मर को समझना है। तो देखिए ये आपका डायग्राम है। अब आप सोच रहे होगे कि ये 3D में डायग्राम है, लेकिन ये क्या है, ये ज़्यादा डार्क हो रहा है और ये हल्का हो रहा है, ये थोड़ा मोटा सा लग रहा है, ये पतला सा लग रहा है। तो एक्चुअली में यही इसकी खास बात है ट्रांसफार्मर की। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर आपने अन्योन्य प्रेरण नहीं समझा है तो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। देखो, अगर आपको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ रखा है आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो बनी हुई है, उसको देख लीजिएगा जाके। देखो, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या होता है कि एक कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, और धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। लाइक ये वाली मैंने कुंडली ले ली और यहाँ पर मैंने धारा के मान में परिवर्तन कर दिया धारा नियंत्रक की सहायता से। तो होगा क्या? तो होगा ये कि इस कुंडली के मान में क्या होगा, इस कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन होगा, और धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। और जब इसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इसके पास में जो कुंडली रखी होगी उसके भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और जिसके कारण क्या होगा, इसके अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण ही एक प्रेरित धारा बहने लगती है, जिसे हम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते थे। ठीक है, अगर वो चैप्टर आपने पढ़ रखा है तो ये बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। तो एक्चुअली में यहाँ पर कौन सी प्रोसेस चलेगी? अन्योन्य प्रेरण की चलेगी। कौन सी चलेगी? अन्योन्य प्रेरण की चलेगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि एक्चुअली में ट्रांसफार्मर के अंदर होता क्या है। ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियाँ होती हैं। ठीक है, एक होती है प्राथमिक कुंडली और एक होती है द्वितीयक कुंडली। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। क्लियर हो गई मेरी बात? और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या होता है? ये क्रोडे होती हैं, नरम लोहे की क्रोडे होती हैं। ये कैसी होती हैं? देखो, ये इस टाइप में होती हैं। नरम लोहे की जो पत्तियां होती हैं ना, नरम लोहे की क्रोडे या पत्तियां, वो इस टाइप में होती हैं, और एक के ऊपर एक लगा दी जाती हैं। इस तरीके से एक के ऊपर एक आपको लगा दी जाती है, इस तरीके से, है ना। और जब एक के ऊपर एक हम लगाते जाते हैं तो हमारा ये जो बंच है, ये जो ग्रुप है, ये बन के तैयार हो जाता है ट्रांसफार्मर का। और फिर एक तरफ हम मोटा तार लगाते हैं और मोटे तार के कम फेरे लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एक तरफ मोटा तार, देखो दिख रहा होगा, ये मोटा तार है और ये पतला तार है। अब एक चीज़ सोचो, जब तार मोटा होगा तो उसकी लंबाई कम होगी, तो इसलिए हम 1 2 3 4 ये 4 फेरे लगा दिए मैंने। और जब तार पतला है, एक कुंडली पे क्या आ गया, तार पतला आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो कम से कम 7 फेरे आ गए। तो मोटे तार की तो कम फेरे होते हैं, है ना, और एक कुंडली में क्या होता है कि पतले तार के ज़्यादा फेरे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ट्रांसफार्मर बनके तैयार होता है। ठीक है, इसके बाद का मैं आगे समझाता हूँ। ओके, देखिए नोट्स आपके स्क्रीन पे शो हो जाएंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आती है। किसके? प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आती है। ट्रांसफार्मर से निम्न विभव को उच्च विभव या उच्च विभव को निम्न विभव में बदला जा सकता है। तो देखिए, हम यहाँ पर हमने अभी नोट्स में देखा कि एक्चुअली में ट्रांसफार्मर से क्या होता है, ट्रांसफार्मर से निम्न विभव, है ना, मैंने बोल दिया कि एक विभव है जो VF है और एक विभव है जो VE है, और मैंने बोल दिया कि इसका मान कम है और इसका मान ज़्यादा है। मतलब मुझे क्या चाहिए, मुझे निम्न विभव से अगर वोल्टेज को उच्च करना है, मेरे पास थोड़ी सी वोल्टेज है और थोड़ी सी वोल्टेज को मुझे क्या करना है, उच्च करना है, हाई करना है, तो मुझे किसकी ज़रूरत होगी? ट्रांसफार्मर की। और अगर मुझे ज़्यादा से कम करना है,
मुझे उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज प्राप्त करनी है तो भी किसकी जरूरत होगी, मुझे ट्रांसफार्मर की। तो ये था ट्रांसफार्मर का काम जो कि आपने अभी नोट्स में देखा। ठीक है, इसके आगे मैं इसके टाइप्स को बताता हूं। तो देखिएगा, सबसे पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यह निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है। तो ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर का एक टाइप हो गया, मतलब ट्रांसफार्मर का एक टाइप हो गया जिसमें आ गया ऊंचाई ट्रांसफार्मर। और ये क्या करता है, निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करता है, अथवा नीचे विभव वाली प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली वैद्युत धारा में बदलने का काम करता है। देखो इस लाइन को मैं एंड में समझाऊंगा। अपचाई ट्रांसफार्मर, यह उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अब मैं आपको समझाता हूं रचना के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं रचना के बारे में कि रचना में इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा रचना के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है। तो देखो, ये नरम लोहे की पत्तियां हो गई, ये क्या हो गई हमारी, नरम लोहे की पत्तियां हो गई। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं नरम लोहे की पत्तियां। क्लियर है मेरी बात, ये क्या हो गई, नरम लोहे की पत्तियां हो गई। उसके बाद है एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया है और एक आयताकार पटलित क्रोड होता है। ये पत्तियां एक दूसरे से पृथक्कृत रखी जाती हैं। पृथक्कृत का मतलब आपको दिख रहा होगा, इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। ये दूसरे से चिपकी हुई नहीं होती हैं, इनके बीच में स्पेस दिया जाता है। अब उस स्पेस का ही एक्चुअली में काम है यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। ठीक है, जो कि विद्युत चुंबकीय वाले में है। ठीक है, भंवर धाराएं से कम उत्पन्न हो और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास कम हो। यहाँ पर क्या होगा, वैद्युत ऊर्जा का ह्रास कम होगा, ये गर्म कम होगा। और इस क्रोड पर तांबे के तार की अलग अलग 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं। अभी मैंने बता दिया कि तांबे के तार की अलग अलग 2 कुंडलियां लपेटी जाती हैं और उसके बाद इन लपेटी जाती हैं। ये कुंडलियां एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथक्कृत रखी जाती हैं। देखो एक दूसरे से, देखो इनके बीच में क्या है, गैप है। इनके बीच में क्या है, गैप है, एक दूसरे से अलग अलग है। ठीक है, और लोहे की क्रोड से भी अलग रखी गई हैं। ठीक है, लोहे की क्रोड है, इन पे भी ये टच नहीं हो रही है, ये दूर दूर पर इनमें से बाइंड हो रही हैं। इन कुंडलियों में से एक में तांबे के मोटे तार के कम फेरे, तो तांबे के मोटे तार के कम फेरे, तथा इनमें से दूसरी वाली में क्या होता है, दूसरी वाली में तांबे के पतले तार के ज्यादा फेरे होते हैं। ठीक है, और इनमें से एक को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहा जाता है। ये भी मैंने आपको समझा दिया था। ठीक है, इसके बाद में हम समझने वाले हैं इसकी कार्यविधि। क्या समझने वाले हैं, कार्यविधि हम समझने वाले हैं। ठीक है, आइए फटाफट से इसको कार्यविधि को समझते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रत्यावर्ती मेंस, इसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती मेंस, है ना। तो एसी मेंस को सदैव प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। इसको हम जिसमें हमें भाई देखो हमारा जो गोल होता है, हमें जिसको हाई वोल्टेज या जिसको कम वोल्टेज पे करना होता है उसको हम प्राथमिक कुंडली फर्स्ट वाली पे जोड़ते हैं। ठीक है, और जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा बहेगी। देखो इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा इस तरीके से बहेगी। अब जब प्रत्यावर्ती धारा बहेगी, ठीक है, तो देखिएगा अब जब प्रत्यावर्ती धारा बहेगी तो होगा क्या, जब ये तो इसके कनेक्शन में है ही नहीं तो ये आउटपुट कैसे दे देगा, ये तार तो इससे कनेक्ट है ही नहीं। लेकिन यहां पर कुछ होने वाला है, क्या कि जब प्रत्यावर्ती धारा बहती है तो धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होता है तो दूसरी बार दूसरी दिशा में चुंबकित होता है। तो देखिएगा आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, प्रत्यावर्ती धारा ऐसे चलती है, यानी कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो प्रत्यावर्ती धारा पहले एक बार अगर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे फेरे लगाएगी और लौट के आएगी, और एक बार कैसे जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, एक बार कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे चक्कर लगाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। तो एक बार तो आगे जाएगी, एक बार पीछे जाएगी, एक बार आगे जाएगी, एक बार पीछे जाएगी। जब आगे पीछे यही चलता रहेगा तो इसके अंदर आपको पता है वैद्युत चुंबकीय की घटना में क्या होता था कि कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता था, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा और वो चुंबकीय क्षेत्र, उसी को हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। देखो ये कुंडली है और कुंडली में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये इन क्रोडों की भांति, इन क्रोडों में, ये जो क्रोड था ना हमारा जिनमें स्पेस दिया था, इन स्पेसों में होके ऐसे करके, इन स्पेसों में होके कहाँ पहुँच जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। इन स्पेसों में होके ये
इसमें आ जाएंगे, ठीक है, इन खाली जगहों में से इसके अंदर आ जाएंगे, इस कुंडली के अंदर आ जाएंगे। तो वही जो मैंने आपको अन्योन्य प्रेरण वाली बात बताई थी कि किसी एक के अंदर अगर चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो रहा है तो उसके पास में रखी दूसरी कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है। इसी तरीके से ये भी क्या थी, एक कुंडली थी, और ये भी क्या थी, एक कुंडली थी, और यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण की क्रिया हो गई क्योंकि इसकी धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है। प्रत्यावर्ती धारा में तो हमेशा परिवर्तन होता रहता है, तो इसकी धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है, और जब धारा के मान में परिवर्तन हो रहा है तो कुंडली के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो करोड़ों के बीच में हमने स्थान छोड़ा था, चालाकी से छोड़ा है भाई, ये स्थान छोड़ा था, इस स्थान से क्या होगा, इस स्थान से ये इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स ऐसे करके चारों तरफ चक्कर लगाने लग जाएगा। ये जो चुंबकीय फ्लक्स है ये चारों तरफ क्या लगाने लग जाएगा, चक्कर लगाने लग जाएगा इन करोड़ों में से होके। और जब इसमें चक्कर लगा रहा है तो इसमें भी जाएगा, और इसमें जाएगा तो इसके अंदर, इस कुंडली के अंदर क्या हो जाएगा, इस कुंडली के अंदर भी धारा स्वतः ही बहना स्टार्ट हो जाएगी, इस कुंडली के अंदर भी धारा स्वतः ही बहना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे प्रेरित धारा, और एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते थे। क्या उत्पन्न हो जाएगी, वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगी जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। चूंकि द्वितीयक कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी हुई है, अतः क्रोड के बार बार चुंबकन तथा विचुंबकन होने से, तो चुंबकन विचुंबकन का मतलब एक बार चुंबकित हो रही है एक दिशा में, एक बार दूसरी दिशा में चुंबकित हो रही है। कुंडली में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, इसमें लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। अतः विचुंबकीय प्रेरण के कारण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण उसी कुंडली में उसी आवृत्ति का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात। बस ये समझाना था मेरे को आपको ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ये था हमारा ट्रांसफार्मर। अब मैं आपको ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर के छोटे से डायग्राम बना के भी दिखा देता हूँ, इसको इरेज करके, उससे आपको टाइप्स भी समझ में आ जाएंगे और उसका फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। यानी कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ये प्राथमिक कुंडली है, ये कौन सी है, प्राथमिक, और इसमें प्राथमिक, इसकी पहचान क्या है, प्राथमिक कुंडली इसमें कम फेरों के मोटे तार वाला, मोटा तार लग रहा होता है तांबे का, और इसमें क्या लग रहा होता है, नीचे की तरफ पतला तार होता है। ठीक है, पतला तार के ज़्यादा फेरे होंगे। और उसमें देखिए अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें पहली कुंडली में प्राथमिक में क्या लग रहा होता है, पतला तार लग रहा होता है, और लंबा होगा पतला होगा तो है ना, उसके ज़्यादा फेरे होंगे, और इसके मोटे तार के कम फेरे होते हैं द्वितीयक कुंडली में। ठीक है, तो ये मेरे को आपको समझाना था। ये है अपचाई ट्रांसफार्मर की, और ये है अब उपचाई ट्रांसफार्मर, सॉरी ये है उच्चाई ट्रांसफार्मर और ये है अपचाई ट्रांसफार्मर, है ना। ये क्या है, इनका प्रतीक चिन्ह है। ये ट्रांसफार्मर नहीं बनाया मैंने, ये प्रतीक चिन्ह बनाया। अब ट्रांसफार्मर मैंने पहले बनाया था, उसमें प्राथमिक कुंडली मैंने मोटी बनाई थी और द्वितीय कुंडली मैंने फेरों वाली ज़्यादा बनाई थी, तो इसलिए वो उच्चाई था। और अपचाई बनाना होता तो उसको इधर पतले तार वाले लगाया था, उधर मोटे तार वाले लगाया था। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मूला और लिख देता हूँ और आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए आपका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख देता हूँ, R परिणामन अनुपात इज इक्वल्स टू ES अपॉन EP, और यही R के ही बराबर होता है NS अपॉन NP, और R के ही बराबर होता है VS अपॉन VP, है ना। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है जिसपे बेस आपके न्यूमेरिकल भी आती है। ठीक है, ES R क्या परिणामन अनुपात है, ये वैद्युत भाग बल हो गया सेकंड में, और ये प्राइमरी कॉइल में, मतलब सेकंड दूसरी वाली में, और ये पहली वाली कुंडली में। ये फेरों की संख्या हो गई दूसरी में और पहली में, और ये हो गई दूसरी में वोल्टेज और पहली में वोल्टेज, और ये आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता दिया पूरा ट्रांसफार्मर। आई होप आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फ्रेंड्स का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी फिजिक्स के बहुत ही अच्छे टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं अपने चैनल पे, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करिए और जाइए और अपनी पढ़ाई को एंजॉयबल बनाइए, है ना। अच्छे से कीजिए। हेल्प चाहिए, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करिए, मैं डालूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।